हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम लोगों का आई थिंक डे 30 है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये चैप्टर 17 है, छोटा सा चैप्टर है। 1 to 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है और छोटा सा ये थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने आपको इजीली समझ जाओगे और कम मेहनत में ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इससे हम कम मेहनत में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसमें पहला है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दूसरा है मसल्स की स्ट्रक्चर समझनी है, तीसरा स्केलेटन सिस्टम समझना है, चौथा जॉइंट और पांचवा डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर्स का हमने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, 25 मिनट का सिर्फ लेक्चर है, उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर दे रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से आपको ईजिली हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 5 टॉपिक सभी कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले 2 वर्ड्स का मतलब समझना है। एक वर्ड है दैट इज़ द मूवमेंट और दूसरा वर्ड है लोकोमोशन। एक वर्ड है मूवमेंट और दूसरा वर्ड है लोकोमोशन। तो अगर मूवमेंट की बात करें तो ये क्या है, लिविंग बीइंग का फीचर है, सिग्निफिकेंट फीचर है। सारे लिविंग बीइंग जो है वो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल। क्या प्लांट भी मूवमेंट करते हैं? आंसर है यस, प्लांट भी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा में देखोगे तो वो प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रीम करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे देखो ये अमीबा है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म का जो हिस्सा आगे बढ़ जाता है वही इनका स्यूडोपोडिया बन जाता है। अब ये वाला हिस्सा अगर आगे चला गया तो फिर ये वाला हिस्सा स्यूडोपोडिया बन जाएगा और इनका प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीम करते हुए मूव करता है ना। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है इट्स आल्सो अ मूवमेंट। ठीक, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट यही है। मूवमेंट सिलिया से भी हो सकता है, फ्लैजिला से भी हो सकता है, टेंटिकल से भी हो सकता है ना। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो मूवमेंट करता है लिम्ब के थ्रू कर सकता है, मतलब हाथ पैर के थ्रू कर सकता है। जा का मूवमेंट करता है, जैसे किसी को बोलना हो, किसी को बुलाना हो तो उसमें हम लोग जा का मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेरा जा मूवमेंट कर रहा है। आईलिड का मूवमेंट होता है, टंग का मूवमेंट होता है ना, ये सब के सब मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा ना प्लेस या लोकेशन में चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे सुनो, इस वाले जैसे आईलिड का मूवमेंट है तो इसमें प्लेस या लोकेशन में चेंज नहीं हो रहा है, बट ये मूवमेंट है। लेकिन ऐसे मूवमेंट कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, लोगों की जगह बदल जाती है, प्लेस बदल जाता है। उन मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। इसका मतलब जितने भी लोकोमोशन है, जितना भी लोकोमोशन है, सभी का सभी लोकोमोशन मूवमेंट होता है, बट सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। तो मूवमेंट का एक पार्ट है दैट इज़ द लोकोमोशन। कौन सा मूवमेंट? ऐसा मूवमेंट जिसमें किसी की प्लेस या लोकेशन बदलती है, उसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। तो इसमें हमारा वॉकिंग हुआ, रनिंग हुआ, क्लाइंबिंग हुआ, फ्लाइंग हुआ, स्विमिंग हुआ, ये सब के सब क्या है, लोकोमोशन है। एंड मूवमेंट भी है। ठीक है, लोकोमोशन भी है और मूवमेंट भी है। अब अगर लोकोमोशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन के लिए हमें कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जिसके हेल्प से मूवमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास पैर होते हैं ह्यूमंस के पास, नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर देखो पैरामीशियम की अगर बात करूँ तो पैरामीशियम में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सिलिया है, सिलिया के हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, फूड का भी ये मूवमेंट कराते हैं सिलिया के थ्रू। साइटोफेरिंग्स का यूज करते हैं, है ना, लोकोमोशन में। अच्छा, हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा टेंटिकल्स का यूज करता है प्रे को कैप्चर करने के लिए, और इसके अलावा उसी का यूज करता है लोकोमोशन के लिए। इसके अलावा अगर ह्यूमंस में बात करें तो लिम्ब जो है, लिम्ब लोकोमोशन में ह्यूमंस यूज करते हैं, है ना, हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा इससे हम लोग अपनी बॉडी पॉस्चर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो मूवमेंट वाला आर्गन है, जो लोकोमोशन और जो लोकोमोशन वाला आर्गन है, दोनों डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, दोनों सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब इससे क्या पता चला कि जो मूवमेंट और लोकोमोशन वाले आर्गन है वो तो सेम है। तो अगर दोनों को हम अलग अलग स्टडी करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्गन तो सेम है ना। द टू मे बी लिंक्ड बाई स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सारे के सारे जितने भी लोकोमोशन हैं, सभी के सभी जो लोकोमोशन है, सब के सब मूवमेंट होते हैं, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सारे के सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते, ये पॉइंट ध्यान रखना। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी देयर हैबिटाट, उनके हैबिटाट पे डिपेंड करता है और कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से उनमें लोकोमोशन देखने को मिलता है। लोकोमोशन की अगर जनरली बात करें, लोकोमोशन क्यों करता है ऑर्गेनिज्म? हमें खाना कुछ ढूंढना है तो हम करेंगे लोकोमोशन, छाँव ढूंढना है, मेट ढूंढना है ना, प्रियतमा की खोज करनी है तो लोकोमोशन की ज़रूरत पड़ती है। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए भी हम लोकोमोशन करते हैं। फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, एस्केप फ्रॉम एनिमी और प्रेडेटर से बचने के लिए भी लोकोमोशन किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा है दैट इज द टाइप्स ऑफ मूवमेंट।
टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की सेल्स की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी की सेल्स में 3 तरह की मूवमेंट होती है। एक अमीबाइड मूवमेंट होती है, एक सिलिएटेड मूवमेंट होती है और एक मस्कुलर मूवमेंट होती है। सिलिएटेड मूवमेंट जो होती है वो सिलिया की हेल्प से होती है और मस्कुलर मूवमेंट जो होती है वो लिम्ब के थ्रू होती है या मसल्स के थ्रू होती है। मस्कुलर मूवमेंट किसके थ्रू होगी? मसल्स के थ्रू। और अमीबाइड मूवमेंट जो होगी वो तो मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ही है। ठीक, अब देखो कौन कौन अमीबाइड मूवमेंट करता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें तो जो मैक्रोफेजेज हुआ, ल्यूकोसाइट हुआ, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अमीबाइड मूवमेंट दिखाती है। ठीक, इसके इसलिए इनमें क्या बनता है? सूडोपोडिया बनता है और स्टेमिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट होता है जैसे अमीबा में। तो जैसे अमीबा में तुम्हारा सूडोपोडिया बनता है, प्रोटोप्लास्ट की स्टेमिंग के थ्रू मूव करता है, वैसे ही क्या करता है मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट भी मूव करते हैं। इसलिए मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट में ह्यूमन बॉडी में अमीबाइड मूवमेंट देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा जो साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स होते हैं जैसे माइक्रो फिलामेंट्स, इनमें भी अमीबाइड मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अमीबाइड मूवमेंट 2 लोग में याद रखोगे क्या? मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट और माइक्रोफिलामेंट। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सिलेरी मूवमेंट की बात करें तो सिलेरी मूवमेंट जो होती है, देखो जो हमारे इंटरनल ट्यूबुलर आर्गन होते हैं ना, उस पर सिलिया पाया जाता है। उस पर क्या पाया जाता है? सिलिया। तो इंटरनल ट्यूबुलर आर्गन जो होते हैं उस पर पाया जाता है सिलेटेड एपिथेलियम और उनमें हमें सिलेरी मूवमेंट देखने को मिलता है। अब ये जो सिलेरी मूवमेंट होता है इससे फ़ायदा क्या होता है? तो जैसे अगर ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया में जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सिलिया का, ये क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प करता है। या एटमॉस्फेरिक एयर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया इनहेल करके तो उसको वो रिमूव कराता है और इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसिलियरी एसिलरेटर। म्यूकोसिलियरी एसिलरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये डिफेंस का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर ओवा के पैसेज की भी बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो ये भी क्या होता है? एक तरह का सिलियरी मूवमेंट ही होता है। ठीक, हम ह्यूमन बॉडी में अगर और देखोगे जैसे लिम्ब का मूवमेंट हुआ, जा का मूवमेंट हुआ, टंग का मूवमेंट हुआ, तो ये जो मूवमेंट होती है वो मसल्स के हेल्प से होती है, इसलिए ये क्या होता है? मस्कुलर मूवमेंट होता है। अब ये जो लोकोमोशन के लिए जो मसल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, यानी मसल्स क्या कर सकती है? खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, फिर खुद को रिलैक्स कर सकती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है। तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो इफ़ेक्टिवली यूज्ड होती है किसके लिए? लोकोमोशन के लिए या और अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग। एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह के मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, यानी मसल्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक, अगर देखो लोकोमोशन जो होता है उसमें एक तो मसल्स की स्केलेटन मसल्स जो होते हैं उनका रोल होता है और स्मूथ मसल्स का भी रोल होता है। इसके अलावा न्यूरल सिस्टम का रोल होता है। बिना न्यूरल रेगुलेशन के तुम्हारे मसल्स में मूवमेंट नहीं होगी। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन किस किस टाइप की मसल्स होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज़ द मसल्स। मसल्स की अगर बात करें तो देखो हम लोगों ने चैप्टर 8 जब पढ़ा था तो हमने चैप्टर 8 क्या पढ़ा था? दैट इज़ द सेल। जब हमने सेल पढ़ा था तो सेल में हमें पता चला कि सिलिया और फ्लैजेला जो होता है आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सिलिया और फ्लैजेला जो आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ होता है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला देखने को मिलता है वो तुम्हारा मिलता है सेल वॉल का। ठीक, फ्लैजेलर मूवमेंट की बात करें, फ्लैजेलर मूवमेंट तो फ्लैजेलर मूवमेंट किसके हेल्प से होगा? फ्लैजेला के हेल्प से। अब फ्लैजेलर मूवमेंट किस में मिलता है? एक तो स्पर्मेटोजोआ में मिलता है। स्पर्मेटोजोआ जो स्विमिंग करता है तो उसमें फ्लैजेला के थ्रू करता है ना। इसके अलावा जो स्पंजेज होते हैं उनके पास कैनाल सिस्टम होता है। उनके पास क्या होता है? कैनाल सिस्टम होता है जिससे वो वाटर करेंट को मेंटेन करते हैं। लोकोमोशन की बात करें, प्रोटोजोआ में जो लोकोमोशन होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ में जो लोकोमोशन होता है वो भी किसके थ्रू होता है? दैट इज द फ्लैजेला के थ्रू होता है। जैसे यूग्लिना के पास सबको पता होगा, यूग्लिना के पास कितने फ्लैजेला होते हैं? 2 फ्लैजेला होते हैं। यूग्लिना के पास 2 फ्लैजेला होते हैं, ध्यान देना, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स देखो, मसल्स जो है वो उसका ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल। देखो एक बात सुन लो, हमेशा ध्यान रखना, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सबकी ओरिजिन जो होती है मीजोडर्मल होती है। चाहे वो बोन हो, चाहे वो मसल हो, चाहे वो लिगामेंट हो। बोन, मसल, लिगामेंट, कार्टिलेज की भी बात करें, बोन, मसल, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सब के सब क्या होते हैं? मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, अगर बॉडी वेट की बात करें तो 40 to 40% जो होता है बॉडी का वेट जो होता है वो क्या होता है? मसल से मिलकर बना होता है।
ठीक है। अब मसल्स के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। मसल्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? एक्साइटेबिलिटी होती है, कंडक्टिबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है और इलास्टिसिटी होती है। इन्हीं सब प्रॉपर्टी के वजह से ही ये क्या कर पाता है? मसल्स मूवमेंट कर पाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल्स को तुम अलग अलग तरीके से हम लोग नाम देते हैं। लोकेशन के बेसिस पे बोल सकते हो, अपीयरेंस के बेसिस पे बोल सकते हो, या फिर उनकी एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? मसल्स को डिवाइड करते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन की अगर बात करें तो मसल्स जो होंगी वो 3 तरह की होंगी। लोकेशन के बेसिस पे मसल्स क्या होते हैं? 3 टाइप की मसल्स होती हैं। एक स्केलेटल मसल्स होती है, एक विसरल मसल्स होती है, एक कार्डियक मसल्स होती है। देखो स्केलेटल मसल्स क्या होंगी? ऐसी मसल्स जो क्या होंगी? बोन से अटैच्ड होंगी। बोन से अटैच्ड मसल जो होंगी उसको हम लोग स्केलेटल मसल बोलेंगे। विसरल मसल ऐसी मसल्स होती हैं जो बोन से अटैच्ड नहीं होती, बॉडी के भीतरी पार्ट में मिलती है, ये स्मूथ होती हैं। और थर्ड वाली जो मसल्स होती है दैट द कार्डियक मसल, ये हार्ट के मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक। अब अगर स्केलेटन मसल्स की बात करें तो ये स्केलेटन कंपोनेंट से अटैच्ड होता है, स्केलेटन मसल से अटैच्ड होता है या क्लोजली एसोसिएटेड होता है। इस पे देखोगे ना, तो इस पे देखोगे तुमको स्ट्राइप अपीयरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल का दूसरा नाम होता है स्ट्रेटेड मसल, क्योंकि ये स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है। इसके अलावा ये वॉलंटरी कंट्रोल में होती है, मतलब हमारी जब मर्जी होगी हम हाथ को घुमा लेंगे। हाथ के मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी हैं, जब हमारी मर्जी किया तब हम घुमा लें, इसलिए हम लोग इसको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। और प्राइमरली लोकोमोशन में यही इन्वॉल्व होती है, बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में प्राइमरली इन्वॉल्वेशन इन्हीं का होता है। तो स्केलेटल मसल के बारे में क्या ध्यान रखोगे? ये इसको स्केलेटल मसल को हम लोग स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं और वॉलंटरी मसल बोलते हैं। ठीक। स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्केलेटन कंपोनेंट यानी बोन के क्लोजली एसोसिएशन में पाया जाता है। स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है। एक मिनट को दिखाते हैं, फिगर दिया है क्या? नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो इन मसल्स के जब अपीयरेंस देखोगे ना, इनके मसलकुलर बंडल की, तो तुमको ऐसे ऐसे स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए इनको हम लोग स्ट्राइप्ड मसल्स बोलते हैं। इसके अलावा वॉलंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, जब तुम्हारी मर्जी हुई जैसे चाहो वैसे घुमा फिरा लो। ठीक। नेक्स्ट जो मसल्स है वो हमारी होती है विसरल मसल जो पाए जाएंगे वो विसरल आर्गन में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको विसरल मसल बोलते हैं, क्योंकि ये विसरल आर्गन में पाए जाते हैं। विसरल आर्गन का मतलब एलिमेंट्री कैनाल हुआ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हुआ, है ना, ये सब हो गए। तो ये सब क्या होता है? विसरल मसल कहलाते हैं। ये मसल स्मूथ होती है, इसलिए हम लोग इसको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल या नॉन स्ट्राइटेड मसल, क्योंकि ये स्मूथ होती है और इस पर किसी भी तरह का स्ट्राइटेशन नहीं पाया जाता है। ठीक। और इनकी एक्टिविटी जो होती है वो वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए हम लोग इनको इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक की जो मसल्स है, या जेनाइटल ट्रैक की जो मसल्स है, तो वो गैमेट का ट्रांसपोर्ट हमारे कंट्रोल में कहाँ होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट हमारे कंट्रोल में कहाँ होता है ना। तो विसरल मसल में क्या क्या ध्यान रखना? विसरल मसल स्केलेटल सिस्टम से अटैच नहीं होंगी, विसरा में पाई जाएंगी, विसरल आर्गन से अटैच होंगी। इसको हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं क्योंकि इसका अपीयरेंस स्मूथ होता है। इसको हम लोग नॉन स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं क्योंकि इस पर स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स क्योंकि ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती। बस इतनी बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? ये हार्ट की मसल्स है। हार्ट के मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं, है ना। अब ये जो देखो इनमें ब्रांचिंग पाई जाती है, ध्यान रखना, ब्रांचिंग केवल और केवल कार्डियक मसल्स में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। कार्डियक मसल्स को तुम ऐसे ही पहचान सकते हो, उसमें ब्रांचिंग देखी समझ जाओ ये कार्डियक मसल्स है। इसके अलावा कार्डियक मसल्स के पास क्या पाया जाता है? स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, है ना। देखो स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, इनवॉलंटरी होती है। ठीक। तो कार्डियक मसल्स का ध्यान रखोगे, कार्डियक मसल हार्ट की मसल्स को बोलते हैं, इनमें ब्रांचिंग पाई जाएंगी, स्ट्रिएटेड होती हैं बट इनवॉलंटरी होती है। ठीक। अब हम लोगों को मेजर जो डिस्कस करना है वो स्केलेटन मसल्स के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। क्यों? क्योंकि स्केलेटन मसल जो होता है वही मेन रोल प्ले करता है किसमें? लोकोमोशन में। ठीक। हमें क्या समझना है? स्ट्रक्चर समझना है और मैकेनिज्म ऑफ कंट्रक्शन, स्केलेटन मसल्स के कंट्रक्शन का मैकेनिज्म समझना है। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटन मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल्स फाइबर और फेसिया। देखो सुनो, जितने भी तुम्हारा जो स्केलेटन मसल्स है वो मिलके बनता है किससे? मसल्स बंडल से। स्केलेटन मसल किससे मिलके बनेगी? मसल बंडल से, मसल बंडल से मिलके बनती है या फिर फैसिलस से मिलके बनती है। ठीक। हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
फेसिया बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये एक मसल है, ये एक स्केलेटल मसल्स है। अब इसमें क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये एक तुम्हारा ये कंप्लीट जो है ये मसल्स का बंडल है, ये कंप्लीट मसल का बंडल है। एक यहाँ पे मसल्स का बंडल है, एक यहाँ पे मसल्स का बंडल है। तो ये जो मसल्स का बंडल होता है, इस मसल्स के बंडल, एक बंडल को ही हम लोग बोलते हैं फेसियासिस। और ये जो एक मसल्स का बंडल है दूसरे मसल बंडल से, दूसरे ये एक मसल का बंडल, ये एक मसल का बंडल कैसे अटैच होंगे, तो ये अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ फेसिया। किससे अटैच होते हैं, फेसिया के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक, ये कैसे अटैच होंगे, फेसिया के थ्रू। अब ये जो तुम्हारा फेसिलाई है यानी मसल्स बंडल है, इस मसल्स बंडल के भीतर बहुत सारे मसल्स के फाइबर पाए जाएंगे। उस इसके भीतर मसल बंडल के पास भीतर क्या पाया जाएगा, मसल फाइबर पाया जाएगा, या जिसको हम लोग मसल सेल भी बोल सकते हैं। मसल फाइबर मिलेगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मसल्स सेल। तो ये जो मसल बंडल है ये बनेगा किससे, मसल्स फाइबर से। अब ये जो तुम्हारा मसल फाइबर है, मसल्स फाइबर के चारों तरफ जो देखो मसल्स की जो सेल है या फाइबर है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। और इनका जो प्लाज्मा देखो, इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म मत बोलो, प्रोटोप्लाज्म बोलो। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होगा, इसके प्रोटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। इनके प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्को मेम्ब्रेन, सार्को मेम्ब्रेन। इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, मसल्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो इसमें ये क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना। ठीक, अब अगर मसल फाइबर को हम लोग देखें तो मसल फाइबर दिखाता है हमको सिंसाइटियम कंडीशन। देखो सिंसाइटियम वर्ड एक बार और यूज हुआ है, ये दोबारा यूज हो रहा है। सिंसाइटियम वर्ड यूज हुआ था इससे पहले, हम लोगों ने सिंसाइटियम को यूज किया था, दैट इज द सेल साइकिल वाले चैप्टर में हमने इसको यूज कर रखा था। ठीक है, तो सेल मसल फाइबर जो होता है वो क्या होता है, सिंसाइटियम होता है। सिंसाइटियम का मतलब क्या है कि इनके पास मेनी न्यूक्लियाई, जब देखो एक ही सेल के पास कई न्यूक्लियाई होते हैं तो उस कंडीशन को हम सिंसाइटियम बोलते हैं, और ये स्केलेटन मसल्स के पास ये देखने को मिलता है। ठीक, अब मसल्स फाइबर की बात करें तो मसल्स फाइबर के भीतर जो तुम्हारा सार्कोप्लाज्म होता है, सार्कोप्लाज्म के भीतर बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो मायोफाइब्रिल्स मसल सेल के भीतर पाया जाता है। तो एक जो मसल सेल है उसके भीतर क्या मिलेगा, ये एक मसल सेल है, इसके भीतर क्या मिलेंगे, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे, और यही मायोफाइब्रिल्स से स्ट्रिएशंस बनाते हैं। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं इनमें अल्टरनेट पे डार्क दिखेगा, अल्टरनेट पे लाइट दिखेगा। अब जब हमने इसकी ना डिटेल स्टडी की तो हमें पता चला कि अरे यार ये जो डार्क बैंड है और जो लाइट बैंड है ये अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बना है ना। तो अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बना है, और एक्चुअली में इनमें दो प्रोटीन्स होते हैं जो मेन रोल प्ले करती है, एक्टिन और मायोसिन। दो होती हैं, एक एक्टिन होता है और दूसरा क्या होता है, मायोसिन होता है। एक सेकंड। ठीक, अब ये जो इसमें देखो, इसमें देखोगे ना तो जब अल्टरनेटिवली ये देख लो, ये डार्क बैंड है, फिर ये लाइट बैंड है, फिर ये डार्क बैंड है, फिर ये लाइट बैंड है। तो इसमें जो लाइट बैंड होता है, वो लाइट बैंड बनता है एक्टिन फाइबर से, अरे सॉरी एक्टिन प्रोटीन से, और इसीलिए हम इसको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आइसोट्रोपिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, आई बैंड बोलेंगे। और ये क्या होगा, लाइट बैंड होगा, और ये कौन से मसल से बनेगा, एक्टिन मसल से। जबकि मायोसिन से क्या बनेगा, डार्क बैंड बनेगा, और डार्क बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक बैंड, और उसको हम लोग दिखाएंगे ए बैंड से। वेयर देखो डार्क बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बैंड या एन आइसोट्रोपिक बैंड, और इसमें जो मसल्स पाई जाती हैं दैट इज द मायोसिन मसल पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, मायोसिन मसल्स पाई जाती हैं। ठीक, अब ये जो दोनों की दोनों प्रोटीन होती है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अच्छा, एंड आल्सो इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स होता है उसके भी क्या होते हैं, एक दूसरे पैरेलल होती है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट की अगर बात करें तो एक्टिन थिनर होता है। एक्टिन क्या होता है, थिनर होता है, यानी आई बैंड क्या होगा, थिनर होगा, इसलिए तो लाइट है। जबकि मायोसिन यानी ए बैंड जो है वो क्या है, थिक है। ठीक है, तो जब थिक होता है तो ये क्या होता है, थिक होता है तो क्या होता है, डार्क बैंड बनाता है। अब सुनो, जो आई बैंड होता है, आई बैंड के बीच में देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एकदम अच्छी स्ट्रक्चर दे रखी है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो, एक बार एक काम करो, एक बार देख लो एनसीईआरटी कहते क्या, इसके बाद अपन फिगर देखते हैं। अब देखो जो सेंटर है, ध्यान देना, सेंटर जो आई बैंड का उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनता है, जिनको जेट लाइन बोलते हैं। जेट लाइन की खास बात क्या होती है कि जो जेट लाइन होता है ना, दो जेट लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं।
जेड लाइन दो सक्सेसिव जो जेड लाइन होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। और सार्कोमियर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन होता है, तो दैट आंसर होगा सार्कोमियर। और ये सार्कोमियर किसके बीच का रीजन है, दो सक्सेसिव जेड लाइन, डायरेक्ट पूछ सकता है दो सक्सेसिव जेड लाइन, ठीक। अच्छा, थिन लाइन की बात करें तो देखो जो थिन लाइन होता है, थिन फिलामेंट जो होता है वो जेड लाइन से फर्मली अटैच्ड होता है, जबकि थिक फिलामेंट या ए बैंड की बात करें तो ये हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ बैंड ऑफ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। अब एम लाइन क्या होती है और जेड लाइन क्या होती है ये समझाते हैं तुमको, ठीक है। देखो यहाँ देखो, ये क्या है, ये जो डार्क बैंड है यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा है मायोसिन फाइबर, ये भी क्या है मायोसिन फाइबर, ये भी क्या है मायोसिन फाइबर है, ये क्या है मायोसिन के फाइबर्स हैं। और ये वाला जो है ये क्या है एक्टिन के फाइबर है। अब जहाँ पे तुमको एक्टिन फाइबर ज़्यादा मिलता है उसको हम लोग आई बैंड बोलते हैं, जहाँ पे हमें एक्टिन फाइबर ज़्यादा मिलता है उसको आई बैंड बोलते हैं, और जहाँ हमारा मायोसिन फाइबर जहाँ तक मिलता है उसको हम ए बैंड बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा मायोसिन फाइबर है तो हम इसे ए बैंड बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्टिन फाइबर है तो हम इसे क्या बोलेंगे आई बैंड बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे आई बैंड बोलेंगे, ठीक। अब ये जो आई बैंड है, जैसे ये देखो ये पूरा पूरा ये क्या है, ये पूरा ये क्या है आई बैंड है। आई बैंड को बीच से एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, आई बैंड को जो लाइन बीच से इंटरसेक्ट करती है उसको हम जेड लाइन बोलते हैं। आई को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जेड लाइन बोलते हैं। और ये जो ए बैंड है, आई बैंड को इंटरसेक्ट करी जेड लाइन, और ए बैंड को जो इंटरसेक्ट की उसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन। तो ये हो गया हमारा एम लाइन, ये हो गया हमारा क्या एम लाइन। अब देखो कुछ रीजन यहाँ पे देख रहे हो, कुछ रीजन यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे मायोसिन फाइबर केवल है, एक्टिन फाइबर और मायोसिन फाइबर एक दूसरे को इस रीजन में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एच जोन। तो तुमसे बोल सकता है एच जोन क्या होता है, तो उसको बताना है मसल्स फाइबर का वो हिस्सा जिसमें मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते उसको हम लोग एच जोन बोलते हैं। पूछेगा सार्कोमियर क्या होता है, तो उसको बताना फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किसका मसल्स का, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की जो फंक्शनल यूनिट अगर पूछेगा तो बताना सार्कोमियर। और सार्कोमियर क्या होता है तो बताना एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एच जोन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जेड लाइन है, ये बीच में हमारी एम लाइन है, ये एम लाइन है, और ये क्या है आई बैंड है, ये आई बैंड है। और कलर चेंज करने दो भाई, ये क्या है, ये क्या है आई, अरे यार ये क्या है, ये आई बैंड है, और ये क्या है, ये क्या है, ये ए बैंड है, ये क्या है ए बैंड है, ये क्या है आई बैंड है, ये क्या है आई बैंड है। आई बैंड के बीच ये डार्क रेड लाइट दिख रही है, ये जेड लाइन है, और ये एच ये बीच वाली जो लाइन है ये हमारी क्या है एम लाइन है, ये क्या है हमारी एम लाइन है। ये बीच वाला जो एरिया है, ये इतना एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं एच जोन बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक को मिला लो, ये होता है हमारा सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर, ठीक। सेंट्रल पार्ट, ठीक। तो एड्स ऑफ थिन फिलामेंट आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप और फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट्स लीविंग द सेंट्रल पार्ट टू बी थिक फिलामेंट। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, सेंट्रल पार्ट जो थिक फिलामेंट का होता है जहाँ पे थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं एच जोन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एच जोन बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक्टिन है और जो मायोसिन प्रोटीन है, हमने स्ट्रक्चर सार्कोमियर की देख ली, स्केलेटन मसल की स्ट्रक्चर देख ली, इनकी स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कैसी होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टाइल प्रोटीन की स्ट्रक्चर, कंडक्टाइल प्रोटीन कौन है एक्टिन और मायोसिन है। अब देखो एक्टिन की बात करें, एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट की अगर बात करें तो इसमें दो देखो क्या क्या होता है, एक तो दो एफ फिलामेंटस एक्टिन पाए जाते हैं, फिलामेंटस एक्टिन पाए जाते हैं, और एक ग्लोबुलर एक्टिन पाया जाता है, ग्लोबुलर एक्टिन। अब सुनो होता क्या है, इसमें देखोगे ना जब एक्टिन फाइबर्स को देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक्टिन फाइबर्स, तो इसमें क्या होगा दो फिलामेंट्स दिख रहेंगे, ये देख रहे हो ये गोले गोले, ये जो गोले गोले होता है इसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी प्रोटीन। अब ये जो जी प्रोटीन है, ये जो गोले गोले जी प्रोटीन है, ये जीन प्रोटीन का एक चेन यहाँ बनी है
और एक ये दूसरी चेन बनी है, एक ये का बनी है, दूसरी चेन बनी है। तो दो चेन यहाँ पे जी प्रोटीन का बनता है, यानी दो पॉलीमर बनते हैं जी प्रोटीन के। अब ये जो पॉलीमर होते हैं इसको हम लोग एफ एक्टिन बोलते हैं। तो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन या जी प्रोटीन का पॉलीमर होता है। इसके अलावा इन पे मिलता है ट्रोपोमायोसिन। इस पे क्या मिलता है, ये देखो ये फाइब्रस प्रोटीन है, दैट इज द ट्रोपोमायोसिन की कवरिंग पाई जाती है। इसके अलावा एक और प्रोटीन मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन तो एक्टिन जो प्रोटीन है वो तीन प्रोटीन से मिलकर बनती है। एक तो एफ एक्टिन से मिलकर बनती है जो पॉलीमर है जी प्रोटीन का, एक ट्रोपोमायोसिन से होता है और एक ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन तीन तरह के होते हैं, उसके बारे में हम अभी बताएंगे। और ट्रोपोनिन देखो ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, ट्राइमेरिक होती है। देखो यहाँ पे देख रहे हो तीन है, यहाँ पे देख रहे हो तीन है ना, इसलिए ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है। तो दो फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट द इस लेंथ। एफ एक्टिन के ऊपर कौन रन करता है, ट्रोपोमायोसिन रन करता है, ये हमने देखा था। इसके अलावा एक प्रोटीन है जैसे ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होगी, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाई जाएगी। ट्रोपोनिन ध्यान रखना रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन में पाई जाती है, ठीक। और एफ फिलामेंट्स की बात करें तो एफ फिलामेंट जो होता है वो पॉलीमर होता है जी प्रोटीन का, जी ग्लोबुलर प्रोटीन का, ठीक है। अच्छा, अब ये करते क्या है, जो तुम्हारा ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन जो होता है एक्टिव बाइंडिंग साइट जो होती है मायोसिन एक्टिन फिलामेंट पे जहाँ बाइंड करता है। देखो होता क्या है कि जो मायोसिन का हेड होता है ना, ये मायोसिन का जो हेड है, ये मायोसिन का जो हेड है ये क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट पे बाइंड करता है। तो बाइंड करता है तो हर जगह नहीं बाइंड करता, केवल वहीं बाइंड करेगा जहाँ इसकी एक्टिव साइट होगी। उस एक्टिव साइट को कौन कवर करता है, ट्रोपोनिन कवर किए रहता है। ट्रोपोनिन क्या किया रहता है, कवर किया रहता है, इसलिए हर समय ये इससे बंध नहीं पाता। ईच मायोसिन फिलामेंट इज आल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन की अगर बात करें तो ये भी क्या होता है, पॉलीमराइज होते हैं। इसमें जो इसका जो मोनोमर होता है, एक्टिन का तो मोनोमर हमने देख लिया, जो था तुम्हारा जी एक्टिन था, वैसे ही मायोसिन जो होता है उसका भी मोनोमर होता है मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन जो होता है वो पॉलीमराइज होकर मायोसिन बनाता है, ठीक है, कंस्टिट्यूट और थिक फिलामेंट। अब मेरोमायोसिन की अगर बात करें, एक मेरोमायोसिन में दो पार्ट होते हैं, एक मेरोमायोसिन में दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक इनका शार्ट आर्म होता है, या शार्ट आर्म को हम लोग टेल भी बोल सकते हो, ठीक। तो इनके पास एक हेड होगा, हेड के साथ शार्ट आर्म होगा और एक टेल होगी। तो दो पार्ट डिवाइड करेंगे, हेड और शार्ट आर्म को एक साथ लो और टेल को अलग लो, ठीक। अब ये जो हेड वाला पार्ट होता है, हेड वाला जो पार्ट होता है वो बनता है हेवी मेरोमायोसिन का, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो बनता है लाइट मेरोमायोसिन का। हेड वाला पार्ट किसका बनेगा, हैवी मेरोमायोसिन, और टेल वाला पार्ट किसका बनेगा, लाइट मेरोमायोसिन का बनेगा। अब अगर जो हैवी मेरोमायोसिन की बात करें तो ये क्या करता है, हेड और शार्ट आर्म को बनाता है, ठीक है, और ये एंगल मेंटेन करने का काम करता है। पॉलीमराइज मायोसिन से फिलामेंट से एक एंगल मेंटेन करता है जिसको हम लोग क्रॉस आर्म बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। अभी दिखाएंगे क्या होता है। अब ग्लोबुलर हेड की बात करें तो ग्लोबुलर हेड के पास क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पास एक एटीपेज होते एंजाइम होता है जो एटीपी को यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा, और इसके पास एक्टिव साइट होती है मायोसिन से बाइंड एक्टिन से बाइंड करने के लिए। तो एक्टिन के पास भी एक एक्टिव साइट होगी और मायोसिन के पास भी एक्टिव साइट होगी जिससे बाइंड करेगा। तो मायोसिन के पास जो एक्टिव साइट है ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है हेड के ऊपर पाई जाती है, और एटीपी बाइंडिंग साइट जो होती है वो नीचे होती है। तो ये फिगर में अगर ये क्वेश्चन बना के दे दे कि इसमें मैं दोनों को मार्क कर दे, ये ए है ये बी, और पूछ ले बताओ कौन कौन सा है, तो वहाँ गलती कर दोगे। तो ध्यान रखना एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर होती है। बहुत लोगों को लगा नहीं यार एटीपी बाइंडिंग साइट ऊपर होती है, नहीं, एक्टिन बाइंडिंग, तभी तो मसल से बाइंड करके खींच पाएगा, ठीक है। तो ये हेड है, और ये वाला पार्ट दैट इज ए क्रॉस आर्म, या यूजुअली जिसको नेक बोल सकते हो, और ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है टेल। टेल जो बनता है लाइट मेरोमायोसिन का बना है, और ये हेड और क्रॉस आर्म जो बना है वो हैवी मेरोमायोसिन का बना है। और ये भी देखो डाइमर प्रोटीन होती है, दो प्रोटीन एक साथ मिलेगी यहाँ पे, ठीक। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हम लोग थ्योरी यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। यानी देखो ये क्या कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स फाइबर का, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स फाइबर का वो कैसे होता है कि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता रहता है। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता रहता है, घूमता रहता है। थिक मतलब मायोसिन, थिन मतलब एक्टिन।
अच्छा, अब कैसे होता है? तो सबसे पहले देखो, मसल कंस्ट्रक्शन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि सीएनएस से एक सिग्नल ना सेंड हो। सीएनएस सबसे पहले क्या करता है, एक सिग्नल सेंड करता है, और ये जो सिग्नल होगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। अब जैसे ये मसल्स फाइबर के पास जाएगा, जैसे ये मसल्स फाइबर के पास जाएगा, वो मसल्स फाइबर को ये सिग्नल दे देगा, ये सिग्नल दे देगा। लेकिन 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 उससे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ध्यान जो रखनी है, देखो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को मिला दोगे तो इसे हम लोग बोलते हैं मोटर यूनिट। तो यहाँ पे तुम्हें लिख लेना है, एनसीईआरटी पे ही लिख लो, मोटर यूनिट बराबर होता है मसल फाइबर, मोटर यूनिट बराबर होता है मसल फाइबर प्लस 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 न्यूरॉन। और न्यूरॉन भी कौन सा जाएगा, मोटर न्यूरॉन। मसल फाइबर प्लस मोटर न्यूरॉन मिलके बनाते हैं मोटर यूनिट। अब जैसे ही ये तुम्हारा एक न्यूरॉन का ये एंड है, यानी इस, और यहाँ पे तुम्हारा क्या मसल फाइबर की लेयर है, दैट इज द सार्कोलेमा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ से क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो इनके बीच के ये जो जंक्शन होता है, ये जो खाली जगह होती है, खाली जगह होती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये देख रहे हो, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये मसल फाइबर है, इनके बीच खाली जगह है। इस खाली जगह को क्या बोलोगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो पूछेगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या होता है, तो बताना न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट क्या होती है, कि जो मोटर न्यूरॉन होता है और जो सार्कोलेमा मसल फाइबर का होता है, उनके बीच का जो जंक्शन या जो खाली स्थान है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब इस जंक्शन के थ्रू जो सिग्नल जाता है, यहाँ से जो सिग्नल यहाँ तक जाता है, तो वो जाता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो यूज होता है दैट इज द एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे मसल्स के पास रिसेप्टर होता है, मसल्स के रिसेप्टर से ही जाके बाइंड करता है। जैसे ही बाइंड करेगा तो इसके भीतर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इससे क्या होगा, इनके भीतर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या करेगा, पूरे के पूरे मसल्स फाइबर में स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, किसमें, सार्कोप्लाज्म में। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होंगे तो ये जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम क्या करता है, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड करता है तो ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, और ट्रोपोनिन ने जो मास्क किया था, यानी मास्क का मतलब क्या है, मास्क का मतलब क्या है, जो कवर कर रखा था एक मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये किसको कवर कर रखा था, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है या मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट थी, उसको इसने मास्क कर रखा था। तो जैसे ही इससे कैल्शियम बाइंड करता है, इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आता है और मायोसिन फाइबर्स में कुछ चेंज हो जाते हैं। जैसे ही इसमें क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा तो जो ट्रोपोनिन मास्क किया था एक्टिव साइट को, उसको अनमास्क कर देगा। अब जैसे ही अनमास्क होगा तो मायोसिन के हेड को ये बात पता चल जाएगी, अरे तो अनमास्क हो गया। तो मायोसिन का हेड जाके क्या करेगा, उस एक्टिव साइट से बाइंड कर लेता है और एक क्रॉस ब्रिज बनाता है। बट इस प्रोसेस के लिए वो क्या करता है, एक एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है। उसके लिए वो क्या करता है, एक एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है। तो यहाँ पे देखो, यह है तुम्हारे पास एक्टिन फिलामेंट, यह है तुम्हारे पास क्या, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। जैसे ही ये क्या करेगा, एक एटीपी को देखो, एटीपी बाइंड थी, एटीपी को इन्होंने यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करेगा तो एडीपी और फास्फेट में तोड़ देगा, और फिर ये जो मायोसिन है, ये जो मायोसिन का हेड है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये बाइंड होता है, उसके बाद ये क्या करता है, ये पीछे की ओर खुद को कॉन्टैक्ट करता है, ये इस साइड में खींचता है। तो जैसे ही ये इस साइड में खींचता है तो देखो जो बाइंड हुआ, ये क्रॉस ब्रिज बना। अब इसने क्या किया, इसको इस साइड में खींच दिया। इसको जब इस साइड में खींच दिया तो जैसे इस साइड में खींचेगा तो ये क्या होगा, जो एक्टिन का फाइबर है वो इस साइड में खींच जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर क्रॉस ब्रिज जो है दोबारा इस पर क्या होता है, एटीपी बाइंड होती है, फिर क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग हो जाता है। अब खास बात जो ध्यान रखना है, क्रॉस ब्रिज के फार्मेशन में तब होता है जब एटीपी एडीपी प्लस फास्फेट में चेंज हो चुकी होती है, यानी एटीपी का यूटिलाइज करोगे तब क्रॉस ब्रिज बनेगा। अच्छा, ये क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग कब होगा, जब एटीपी बाइंड करेगा किससे, मायोसिन से। तो जब एटीपी बाइंड करता है मायोसिन से, एटीपी बाइंड करता है मायोसिन से, उस समय क्या होता है, क्रॉस ब्रिज की ब्रेकिंग होती है, क्रॉस ब्रिज की ब्रेकिंग होती है। यही ध्यान रखना है। अच्छा, स्टेप्स में ये भी स्टेप ध्यान रखो, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फार्मेशन होगा, 3 स्टेप ध्यान रखना, क्रॉस ब्रिज का फार्मेशन होगा, उसके बाद स्लाइडिंग होगी, उसके बाद क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। द पुल्स द अटैचमेंट एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, द जेड लाइन अटैच टू डिज एक्टिन आल्सो पुल टुवर्ड देयरफॉर काजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमियर क्या होगा,
शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेट लाइन जो है ये दोनों अंदर की तरफ खिंच जाएंगी, जेट लाइन जो है अंदर की तरफ खिंच जाएंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम समझ पाओगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो मायोसिन हेड है, ये देखो मायोसिन के हेड, इसमें देख लो बहुत सारे मायोसिन के हेड दिखाए गए। अब ये यहाँ पे मायोसिन का हेड क्या किया, एक्टिन फिलामेंट से यहाँ बाइंड हुआ, यहाँ भी एक्टिन फिलामेंट से बाइंड हुआ, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो क्या होगा, जेड लाइन इधर खींच जाएगी, यहाँ से जेड लाइन इधर खींच जाएगी। तो क्या क्या हो रहा है, अब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे ये इधर खींच जाएगा, ये इधर खींच जाएगा, तो जेड लाइन जो है वो क्या होगी, पास पास आएंगी। और सार्कोमियर क्या होगा, इसकी लेंथ जो होगी वो छोटी हो जाएगी, इसके अलावा एच जोन जो होता है वो, एच जोन भी धीरे धीरे छोटा होता है, एच जोन भी क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होता है। तो क्या क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन पे, देखो पहले चीज़ क्या होगी, सार्कोमियर की लेंथ कम होगी, कॉन्ट्रैक्स हो गई। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा, वो पास आ जाएगा, लेकिन ए बैंड पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ए बैंड मायोसिन का बैंड है यार, उस पर क्या ही चेंज करेगा, ठीक। और जैसे ही एटीपी और फास्फेट रिलैक्स स्टेट में जाएंगे, एक नई एटीपी बाइंड करेगी। देखो क्रॉस ब्रिज को ब्रोक करने के लिए नई एटीपी का बाइंड करना जरूरी है, ठीक। और जैसे ही ये एटीपी हाइड्रोलाइज होगी, एटीपी ब्रेक डाउन कर जाएगी मायोसिन के हेड पे, तो फिर से एक नया क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो क्रॉस ब्रिज तब बनेगा जब एटीपी यूज होगी, और जब एटीपी बाइंड होगी तब क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, बिंदास लाइव सेशन है, पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या, दैट इज द आई बैंड, ये क्या आई बैंड, और ये क्या तुम्हारा जेड लाइन, ये ए बैंड। अब ए बैंड की लेंथ में क्या ही फर्क पड़ेगा, ए बैंड देखो मायोसिन की लेंथ को ही तो देख रहा है, ये मायोसिन है, इसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या करेगा, इसको खींचेगा और इधर से इसको खींचेगा। जैसे ही इन दोनों को खींचेगा तो ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन दोनों तरफ से खींचेगी तो जेड लाइन पास आएंगी। और ये एच जोन जो इतना बड़ा था, तो जब ये एक्टिन इधर आएगा, एक्टिन मान लो इतना घुस गया इधर से, तो ये देख रहे हो ये एच जोन छोटा हो गया, तो एच जोन जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान देना, जेड लाइन जो है वो क्या होंगी, पास आ जाएंगी, है ना, नियर हो जाएंगी, एक दूसरे के पास हो जाएंगी। सार्कोमियर की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये सार्कोमियर है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, सार्कोमियर की जो लेंथ है वो घट जाएगी, घट जाएगी। ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई बैंड क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन देखो, ये क्या है, 2 सार्कोमियर है, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड है, इससे ज़्यादा इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में देखोगे तो इसमें तुमको एच जोन देखने को नहीं मिलेगा, एच जोन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, एच जोन क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रेकेज इज रिपीटेडली काज फर्दर स्लाइडिंग, लगातार ऐसे ही स्लाइडिंग होती रहेगी। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नाई में दोबारा से ना भेज दो, क्योंकि दोबारा जैसे ही कैल्शियम जाएगा एक्टिन फिलामेंट का फिर क्या कर देगा, वो मास्किंग कर देगा और कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, ठीक। अच्छा, इससे क्या होगा, जेड लाइन वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, यानी रिलैक्सेशन हो जाएगा, यानी कैल्शियम जरूरी है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, रिपीटेड एक्टिवेशन और मसल्स, अगर मसल्स क्या हो रहे हैं, बार बार तुम क्या कर रहे हो, मसल्स को रिपीटेड एक्टिवेट कर रहे हो बार, है ना, और बार रिलैक्स कर रहे हो, तो इससे क्या हो सकता है, इनमें वो हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। और जैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसके वजह से इनमें लैक्टिक एसिड का अकोमुलेशन हो सकता है, जिससे इनमें फटीग काज करेगा। अब क्या मसल्स जो होती हैं, तो मसल्स में अगर ये मसल्स को पता है कि बार अगर काम कर रहा है तो एनारोबिक कंडीशन आ सकती है, तो मसल्स क्या ऑक्सीजन स्टोर करके नहीं रखती, तो आंसर है करती हैं। कुछ मसल्स ऑक्सीजन स्टोर करती हैं। मसल्स के भी पास जो होता है एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबुलिन, मसल्स के पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबुलिन। तो पूछेगा मायोग्लोबुलिन का कलर क्या होता है, तो बताना मायोग्लोबुलिन रेड कलर का होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है। तो मायोग्लोबुलिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स फाइबर में। ये क्या करता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। मायोग्लोबुलिन जो होता है जिसमें हाई होती है, जिन मसल्स में हाई होती है वो क्या करती है, रेडिश अपीयरेंस देती है। जिनमें क्या होगा, मायोग्लोबुलिन ज़्यादा होगा वो रेडिश अपीयरेंस देंगी और उनको हम लोग रेड फाइबर बोलते हैं। और जिनमें जो कम होगा वो क्या होगा, हल्का सा वाइटिश अपीयरेंस देंगी, है ना।
जिनमें क्या क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबुलिन जब जिनमें कम होती है वो क्या करती हैं, वाइट या पेल अपीयरेंस देती है, उनको हम लोग वाइट फाइबर्स बोलते हैं। अब जो रेडिश फाइबर्स हैं उनके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जो स्टोर करके रखा है उससे एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, और इससे ये इसलिए इनको एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम काफ़ी देर तक काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी वाइट फाइबर्स होते हैं उनके पास मायोग्लोबुलिन बहुत कम होता है, इसलिए ये पेल या वाइट कलर के होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये उतना ज़्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, ये सॉरी उतना ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। ये खत्म हो गया हमारा मसल्स। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द स्केलेटन सिस्टम। अगर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम करता क्या है, तो स्केलेटन सिस्टम बनाता है हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क। और जो स्केलेटन सिस्टम बनता है वो किससे बनता है, बोन के फ्रेमवर्क से बनता है। तो स्केलेटन सिस्टम बनता है कार्टिलेज और बोन के हेल्प से। इसका जो मेन रोल होता है, इसका मेन रोल जो होता है मूवमेंट में होता है। अगर सोचो कि अगर मान लो जा की बोन ना हो, तुम फूड को कैसे चबा सकते हो, है ना, तुम अगल बगल कैसे घूम सकते हो अगर लिम्ब में बोन ना हो। बोन और कार्टिलेज होते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये ध्यान रखना। बोन और कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है तो इनका ओरिजिन किससे होगा, बोन और कार्टिलेज का, तो सीधा आंसर देना मेसोडर्म। क्या आंसर दोगे, मेसोडर्म, ठीक है। अच्छा, अब जब बोन के भीतर जब देखोगे तो उनमें क्या मिलेगा, बोन के भीतर बहुत ज़्यादा हार्ड मैट्रिक्स पाया जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम साल्ट ज़्यादा होता है, ठीक। अब देखो स्लाइटली अगर तुम कॉन्ड्रेन साल्ट, ठीक, कॉन्ड्रेन साल्ट जो होता है वो ज़्यादातर तुम्हें कहाँ मिलेगा, कार्टिलेज में मिलेगा, और इसमें क्या होगा, ये जिसमें मिलेगा वो मैट्रिक्स थोड़ा सा प्लेएबल हो जाता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती है सबको पता है, 206 बोन होते हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं, ठीक। बोन्स को जो हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल सिस्टम होता है और एक अपेंडिकुलर सिस्टम होता है। एक्सियल सिस्टम में हम लोग कितनी बोन्स रखते हैं, सेंटर वाला जो सिस्टम होता है दैट इज द एक्सियल सिस्टम, और इसमें हमारी आती है 80 बोन। और अगर अपेंडिकुलर सिस्टम की बात करें तो अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारा मिलेगा कितना, बोलो 126 बोन। तो देखो एक्सियल सिस्टम के पास होती है 80 बोन। इसमें क्या, ये एक्चुअल में मेन एक्सिस पे होता है। तो मेन एक्सिस पे कौन होता है, स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्टर्नम होता है और रिब्स होता है। अगर स्कल की बात करें तो स्कल अकेले कंपोज करता है, कितनी बोन्स कंपोज करता है, 29 to 30। अब डिपेंड करता है कितना को आप लेके चल रहे हो। अगर तुम क्रेनियम के बोन्स को अगर तुम चेहरे के बोन्स को हटा के अगर बात करो, तो यहाँ पे ये नंबर है तुम्हारा, देखो टोटल जो 22 बोन दे रखा है, ये सिर्फ क्रेनियल और फेशियल बोन की बात कर रहा है, क्रेनियल और फेशियल बोन की बात कर रहा है, ठीक। तो जब तुम क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियल बोन क्या करती है, तो अगर क्रेनियम की बात करें तो ये बनाता है ब्रेन बॉक्स। ये क्या बनाता है, ब्रेन बॉक्स, जिसमें तुम्हारा ब्रेन सेफ रहता है। और फेशियल की बात करें तो जो फेस हम लोग का बनता है वो होता है हमारे फेशियल। ये टोटल है 22, टोटल कितने 22। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, देखो अगर स्कल की बात करें, अगर पूरे स्कल की बात करें तो ये तुम्हारा पूरा स्कल है। अब इस पूरे स्कल में तो कान भी आता है ना, तो कान की जो एयर ऑसिकल्स है उनको तो इन्होंने इसमें काउंट नहीं किया है, तो एयर ऑसिकल्स को हम लोग आगे काउंट करेंगे, ठीक है। हार्ड बोन को भी काउंट करेंगे। चलो आ जाओ, देखो क्रेनियल की बात करें, क्रेनियम की बात करें, ब्रेन बॉक्स की बात करें तो उसमें 8 बोन पाए जाते हैं। कितने बोन पाए जाते हैं, 8 बोन। अगर फेस की बात करें तो 14 बोन पाए जाती हैं। फेस की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास कितने बोन्स होते हैं, दैट इज़ द 14 बोन पाई जाती हैं। अब ये नीचे की तरफ जब आओगे तो तुमको एक यू शेप की बोन मिलेगी जिसको हम हार्ड बोन बोलते हैं। तो तुमसे पूछ सकता है कि हार्ड बोन का शेप बताओ, तो दैट इज़ द शेप जो होता है उसका यू शेप का होता है ना। इसको भी हम लोग स्कल में इंक्लूड करते हैं। अगर ईयर की बात करोगे, ईयर में देखो दोनों के दोनों मिडिल ईयर में 3 बोन होती है जिनको हम लोग ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ये साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करती है और इसको हम लोग याद करते हैं मिस से, मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस। 3 बोन्स होती हैं जिसको हम लोग ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं और ये साउंड को क्या करते हैं, साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्रेनियम की बात करोगे तो क्रेनियम में देखो एक ऑसिपिटल बोन होता है जो पीछे की तरफ होता है, एक बोन होगी। 2 टेम्पोरल बोन होती है, एक लेफ्ट टेम्पोरल होती है, एक राइट टेम्पोरल होती है। तो यहाँ पे देखो ये 2 टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन में ही हमारा ईयर पाया जाता है। ये हमारा हो गया
ऑसिपिटल बोन। उसके बाद यहाँ पे हमारा पाया जाता है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन भी दो होती हैं, एक लेफ्ट पैराइटल होता है, एक राइट पैराइटल होता है। फ्रंटल बोन भी हमारी कितनी होती है, एक होती है। फ्रंटल बोन एक ही होती है, ठीक है। फ्रंटल बोन आगे की तरफ मिलेगी, दैट इज द फ्रंटल बोन। तो एक फ्रंटल, एक ऑसिपिटल, दो हुआ, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, तो 6 बोन से मिलके बनता है क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, जो ब्रेन को सेव करने का काम करता है। ठीक, ये 6 बोन हो गए, 6 बोन हो गए क्रेनियम के। अब क्रेनियम में 6 बोन के अलावा 2 बोन और पाई जाती है। एक बोन राइट साइड मिलेगी और एक बोन मिलेगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जो बोन पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इथेमाइड बोन। इथेमाइड बोन एक ही होती है जो लेफ्ट साइड मिलती है, और जो स्फेनाइड बोन होती है वो भी एक ही होती है, बट स्फेनाइड बोन हमको मिलती है राइट साइड। राइट साइड एक स्फेनाइड बोन मिलती है, लेफ्ट साइड एक इथेमाइड बोन मिलती है। ठीक, उसके बाद ये फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन्स टोटल नंबर में आती है 14, और नीचे की तरफ हमें मिलेगी एक हाइड बोन। नीचे की तरफ हमें मिलेगी एक हाइड बोन। तो क्रेनियम कितना हो गया, क्रेनियम कितना हो गया 8, 14 क्या हो गया फेशियल बोन हो गया, 6 क्या हो गया एयर ऑसिकल्स हो गए, और एक क्या हो गया हाइड बोन हो गया। तो टोटल जोड़ोगे तो स्कल में जो बोन्स मिलती है, टोटल जो स्कल में जो बोन्स मिलती है, ये देखो ये हाइड बोन है, टोटल स्कल में जो बोन मिलते हैं वो मिलते हैं 29। अच्छा, बोन्स के नाम ध्यान रखना। ओके, ठीक। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये क्या होगा स्कल होगा। स्कल के बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद क्या आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम देखो ह्यूमंस में अगर बात करें तो डाइकंडाइलिक स्कल होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑसिपिटल कंडाइल पाए जाते हैं, 2 ऑसिपिटल कंडाइल पाए जाते हैं। आओ फिगर में दिखाते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या मिलेगा 2, यहाँ फिगर में साफ दिया नहीं है, 2 ये ऑसिपिटल कंडाइल होते हैं। ये देखो ये यहाँ पे, एक सेकंड, एक ऑसिपिटल कंडाइल, ये 2 ऑसिपिटल कंडाइल, ये दोनों पाया जाता है। तो हमारा जो स्कल है वो डाइकंडाइलिक होता है, इसलिए हमारा जो स्कल का मूवमेंट होता है दोनों तरफ लिमिटेड होता है, दोनों तरफ लिमिटेड होता है, पूरा का पूरा चेहरा घुमा नहीं सकते। उसके बाद देखो सेंट्रल एक्सेस सिस्टम में पाया जाता है, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। क्या और क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो इसका फार्मूला होता है, वो याद रखना। उसका फार्मूला होता है C7T12 L5SC, L5SC। इसमें 5 जो होते हैं, इसमें देखो ये तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पाइनल कार्ड मत समझना, वर्टिब्रल कॉलम के भीतर स्पाइनल कार्ड पाया जाता है, ये डिफरेंस ध्यान। देखो एक होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा जो तुम्हारे नेक रीजन में पाया जाता है। नेक रीजन में क्या पाया जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा पाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पाए जाते हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, इसलिए बोलता है C7। फार्मूला याद रखना C7T12 L5SC। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं 7। उसके बाद पाया जाता है थोरासिक वर्टिब्रा जो तुम्हारे चेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, और ये कितने पाए जाते हैं 12। थोरासिक वर्टिब्रा क्या होते हैं 12। अब ये जो 12 थोरासिक वर्टिब्रा होते हैं इससे अटैच होती है 12 रिब्स। रिब्स के बारे में आगे देखेंगे। तो 12 थोरासिक वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद लंबर वर्टिब्रा आते हैं जो तुम्हारे एब्डोमिनल हिस्से में आते हैं, यानी पेट वाले पार्ट में आते हैं, उसको बोलते हैं 5 लंबर होते हैं। और तुमको याद होगा किडनी की जो पोजिशन थी वो T12 to L3 मैंने लिखा था, याद है। उसके बाद एक सेक्रम होता है, एक कॉक्लिक्स होता है, एक सेक्रम होता है, एक कॉक्लिक्स होता है। तो क्या सेक्रम और कॉक्लिक्स शुरू से भी एक एक होते हैं, तो आंसर है नहीं, शुरू में इनमें एक एक नहीं होते। तो कितना हो गया 7 12, अभी देखो 19 5 24 25 26। तो वर्टिब्रल कॉलम में जितनी बोन्स होती है 26 बोन्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं। और ये कहाँ होते हैं, डॉर्सली, पीछे साइड में होते हैं। ये सबको पता होना चाहिए कि पीछे साइड में, ठीक। और ये कहाँ से एक्सटेंड होते हैं, बेस ऑफ स्कल से एक्सटेंड होते हैं, और ये मेन ट्रंक का जो मेन फ्रेमवर्क है यही बनाते हैं। अब ये जो वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा जो होता है, वर्टिब्रा के बीच में सेंटर पार्ट में हॉलो होता है। जब तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आओगे तो फर्स्ट ईयर में तुमको वो हॉलो कैविटी दिखाई जाएगी। तो सेंटर में हॉलो कैविटी पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूरल कैनाल बोलते हैं, और इस न्यूरल कैनाल के भीतर पाया जाता है स्पाइनल कार्ड। और ये स्पाइनल कार्ड जो है वो तुम्हारा ब्रेन का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन से अच्छा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलो, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्री को हम लोग देखो, फर्स्ट वर्टिब्री का नाम ध्यान रखना, फर्स्ट वर्टिब्री को एटलस बोलते हैं, और सेकंड वर्टिब्री को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। सेकंड वर्टिब्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। नहीं दिया क्या, नहीं दिया यार। जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ती है, जो यहाँ पे लिख लेना। सेकंड वर्टिब्री जो होती है,
सेकंड वर्टेब्रे जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और एटलस और एक्सिस के बीच का जो बॉन्ड है, जो सर्कुलेशन है, जो जॉइंट है, इसका मैंने एक शॉर्ट बना के डाल रखा है। शॉर्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, एक बार को देख लेना, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें तो इसमें 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरैसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, 1 सैक्रल होता है और 1 कॉक्लिक्स होता है। अब यहाँ पे सैक्रल और कॉक्लिक्स में तुमको एक वर्ड मिलेगा, दैट इज़ द फ्यूज, दैट इज़ द फ्यूज। तो फ्यूज क्यों वर्ड यूज हो रहा है, तो देखो दरअसल जब छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे में ये जो वर्टिब्रेस पाई जाती है वो 33 होती है। तो जैसे ये छोटा बच्चा क्या होता है, एडल्ट होता है, एडल्ट जैसे हुई होता है, तो एडल्ट होने पे क्या होता है कि ये जो वर्टिब्री है ये फ्यूज कर जाती है, सैक्रम वाली वर्टिब्री फ्यूज कर जाती है, लास्ट वाली ये देखो, ये सैक्रम वाली वर्टिब्री ये फ्यूज कर जाती है, और कॉक्लिक्स वाली वर्टिब्री भी क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है। कॉक्लिक्स वाली वर्टिब्री भी क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है। तो सैक्रम में होता है 5, सैक्रम में कितने होते हैं, 5, और कॉक्लिक्स में कितने होते हैं, 4, कॉक्लिक्स में कितने होते हैं, 4। तो 5 फ्यूज होके 1 बना दी, और ये भी क्या हो गई, 4 फ्यूज होके 1 बना दी। तो कितने कम हो गए, टोटल कम हो गए 7। तो 33 में से जब 7 घटाओगे तो 26 आएगा। तो 5 बोन जो होती हैं वो फ्यूज होकर सैक्रम बनाती हैं, और 4 बोन जो है वो फ्यूज होकर क्या बनाती है, कॉक्लिक्स बनाती हैं, ठीक। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है 7 होती है सभी मैमल्स में, ह्यूमंस में भी। वर्टिब्रल कॉलम के क्या करता है, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो खाली जगह उसमें स्पाइनल कार्ड पाया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, पहला काम तो ध्यान रखना, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। दूसरा क्या करता है, हेड और को क्या करता है, सपोर्ट देता है, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का काम करता है रिब्स का। रिब्स जो होते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम पे ही पीछे जाके जुड़ती हैं, पीछे जाके जुड़ती हैं। इसके अलावा स्टर्नम जो होता है फ्लैट वो होता है थोरैक्स में, थोरैक्स में जो होता है, इसको स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। स्टर्नम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन। अब ये जो है, ये अब जो पढ़ने जा रहे हो दैट इज द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, अभी जल्दी तुम आओगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये वाली जो बोन है जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये पूरी वाली ये जो बोन है, ये पूरी पूरी बोन को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। इस पूरी पूरी बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम। फिर से मार्किंग दे दो, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये पूरी पूरी बोन क्या है, दैट इज द स्टर्नम। ये पूरी पूरी बोन है स्टर्नम, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा क्या, ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन ये आगे की तरफ पाई जाती है। अब इस ब्रेस्ट बोन पे देख रहे हो, एक जो रिब्स से आके जुड़ी, दूसरी रिब्स आके जुड़ी, तीसरी रिब्स आके जुड़ी, चौथी रिब्स आके जुड़ी, पांचवी रिब्स आके जुड़ी, छठी रिब्स आके जुड़ी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये जो रिब्स एक साथ आके जुड़ के जुड़ी, और 11वीं 12वीं नहीं जुड़ी, 11वीं 12वीं नहीं जुड़ी। अब यहाँ पे ये जो बोन्स है, ये बोन्स को मार्किंग है, और यहाँ पे ये वाला जो वाइट वाइट है ये कार्टिलेज की मार्किंग है। मतलब जो रिब्स जुड़ती है स्टर्नम से, तो वो कार्टिलेज के थ्रू जुड़ती हैं, कार्टिलेज की थ्रू जुड़ती हैं। खैर इसके बारे में आओ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने ये देख लिया कि 12 रिब्स है, क्या देख लिया, 12 रिब्स है, और 12 की 12 जो रिब्स है पोस्टीरियर साइड में, पीछे साइड में जाके किससे जुड़ती हैं, वर्टिब्री से जुड़ती हैं, वर्टिब्री से जुड़ती हैं। किससे जुड़ती है, वर्टिब्री से जुड़ती है। बट आगे साइड जब आती है, आगे की साइड जब आते हैं, तो जो 7 वर्टिब्री होती है, जो 7 वर्टिब्री बोल रहा हूँ, 7 जो रिब्स होती हैं, 7 जो रिब्स होती है, पहली रिब्स, दूसरी रिब्स, तीसरी रिब्स, चौथी रिब्स, पाँचवीं रिब्स, छठवीं रिब्स, 7वीं रिब्स, ये सारी रिब्स जो है कार्टिलेज के हेल्प से स्टर्नम से जुड़ती है। कार्टिलेज के हेल्प से देख रहे हो स्टर्नम से जुड़ रही है। ये सब के सब डायरेक्ट कार्टिलेज से जुड़ते हैं, इसलिए हम लोग इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। बट 8वीं रिब्स, 9वीं रिब्स और 10वीं रिब्स की अगर बात करें, तो ये 8वीं 9वीं और 10वीं, 8वीं 9वीं 10वीं, ये जो तीनों रिब्स हैं, ये तीनों रिब्स क्या करती हैं, 7वीं वाली रिब्स से अटैच हो रही है ना। मार्किंग देख रहे हो, देख रहे हो, ये क्या हो रहे हैं, ये 7वीं या सॉरी 8वीं 9वीं 10वीं, ये तीनों तीनों क्या करती हैं, 7वीं वाले रिब्स से जाकर अटैच होती है, और वो 7वीं रिब्स जो होती है वो जाकर अटैच करती है किससे, स्टर्नम से या ब्रेस्ट बोन से। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब। फॉल्स रिब डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती, ठीक। लेकिन जो 11th और 12th वाली जो रिब्स हैं, ये 11th और 12th रिब्स क्या करते हैं, स्टर्नम से आगे आके अटैच ही नहीं होती, केवल पीछे से ओरिजिनेट होती है, ऐसे पीछे ही रहती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द फ्लोटिंग रिब्स। तो आ जाओ यहाँ देखो, बाईस से पहले, ठीक। तो देखो 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जा रही हैं, जिसमें देखो रिब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डॉर्सली, डॉर्सली जो होती है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, वेंट्रिकली स्टर्नम से, मतलब आगे की तरफ से स्टर्नम से, पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है। 2 आर्टिकुलर सरफेस पाया जाता है डॉर्सल एंड पे, इसलिए इसको हम लोग बाइसिफेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक बोलते हैं, बाइसिफेलिक बोलते हैं। समझाते हैं बाइसिफेलिक का मतलब क्या होता है। देखो जब तुम एक रिब्स की बॉडी को देखोगे, जब तुम क्या करोगे, एक रिब्स की बॉडी को देखोगे, तो मान लो ये रिब्स की बॉडी है, रिब्स नहीं सॉरी उसकी बॉडी देख लो,
वर्टिब्रल कॉलम, ये 2 वर्टिब्रल कॉलम है। तो एक रिब्स जो होती है, एक रिब्स यहाँ पे आकर अटैच्ड होगी, एक रिब्स यहाँ आकर अटैच्ड होगी। तो जब ये रिब्स अटैच्ड होती है ना, तो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये रिब्स क्या है, दोनों के दोनों जो वर्टिब्रल कॉलम है उस पर जाकर जुड़ती है, इसलिए इसको हम लोग बाइसेफेलिक बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, फर्स्ट 7 पेपर जो होता है रिब्स का, उसको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो डार्सली क्या होता है, थोरेसिक वर्टेब्रा से अटैच होते हैं, और वेंट्रिकली क्या होता है, स्टर्नम से जुड़ते हैं। बट स्टर्नम से जुड़ने से पहले यहाँ पे कौन सा कार्टिलेज का हेल्प लेते हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज हमेशा ध्यान रखना है। जबकि 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स को बात करें तो ये डायरेक्टली आर्कुलेट नहीं होते स्टर्नम से, बट ज्वाइन करते हैं 7th रिब के हेल्प से हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जाके जुड़ते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, यानी फॉल्स रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। ठीक, लास्ट के जो 2 पेयर होते हैं 11th और 12th रिब्स, ये क्या करते हैं, वेंट्रिकली कनेक्ट नहीं होते, वो क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोरासिक वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम, इन सबको मिला के बनता है रिब केज। तो रिब केज में क्या क्या बना, वर्टिब्री में थोरासिक वर्टिब्री, रिब्स है और स्टर्नम है, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, थोरासिक केज या रिब केज बनाएंगे। ठीक, लिम्ब की जो बोन्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, लिम्ब की बोन आती है, और हर एक लिम्ब के पास 30 बोन्स होती हैं, चाहे हाथ की ले लो चाहे पैर की ले लो, सबके पास क्या होता है, 30 बोन होती है। द बोन ऑफ हैंड फॉर लिम्ब। अब हैंड की बोन की बात करो, हम लोग किसकी बात करते हैं, हैंड के बोन की बात करते हैं। तो हैंड में जो पहली सबसे ऊपर बोन पाई जाती है दैट इज द ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस होती है, अल्ना होती है, कार्पेल्स जो होते हैं उसको रिस्ट बोन बोलते हैं क्योंकि ये हाथ में पाई जाती हैं। उसके बाद मेटाकार्पल जो होता है उनको हम लोग पाम बोल बोलते हैं, जो कि पाम में पाया जाता है, 5 नंबर में होती है। फेलेंजेस जो होते हैं वो 14 पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा ये ऊपर वाला 4 आर्म है, ये बनता है कि कौन से बोन से, दैट इज द ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद जो होता है बाहर के साइड में रेडियस मिलती है, बाहर के साइड में क्या मिलती है, रेडियस मिलती है, या आप बोल सकते हो अंगूठे के साइड, अंगूठा देखना, अंगूठे की तरफ क्या होती है, रेडियस होती है, और जो कानी उंगली होते हैं उसके साइड में क्या मिलता है, अल्ना बोन होती है। तो ये तुम्हारा ये फोरहेड हो गया। फोरहेड के बाद आता है रिस्ट, क्या आता है, रिस्ट कलाई। जो रिस्ट बनती है वो कार्पेल बोन से बनती है। रिस्ट कौन से बोन से बनती है, कार्पेल बोन से बनती है। और कार्पेल बोन कितनी होती है, 8 होती हैं। कार्पेल बोन कितनी होती है, 8 होते हैं। लेकिन पैर में देखना टॉर्सल आएगी, लेकिन वो कितनी होगी, 7 होगी। उसके बाद जो पाम होता है जिससे थप्पड़ मारते हो, पाम में मेटाकार्पल्स होते हैं जो 5 होते हैं। और उसके बाद फेलेंजेस जो होते हैं ना, जो उंगली होती है, उंगली को देखोगे तो एक उंगली तुम्हारे 3 टुकड़ों में टूटी हुई लगती है ना, तो क्या होती है उसमें देखोगे 3 है, कानी उंगली में भी 3 होता है, उसके बगल वाली उंगली में भी 3 होता है, उसके बगल वाली उंगली में भी 3 होता है, उसके बगल वाली उंगली में भी 3 होता है, बट अंगूठा में 2 होता है। तो टोटल जो फेलेंजेस होते हैं वो फेलेंजेस होते हैं 14। इनकी नंबर्स बस ध्यान रखना और कुछ नहीं, उसके बाद आ जाओ पैर में देखोगे तो पैर में जो थाई बोन होते हैं, थाई की बोन किस बोन को बोलते हैं, फीमर को हम लोग थाई बोन बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। तो सबसे छोटी बोन कौन होती है, सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस। और ये कहाँ पाई जाती है, ईयर में, ईयर ऑसिकल्स है, मिडिल ईयर में पाया जाता है, ईयर ऑसिकल्स है, मिडिल ईयर में पाया जाएगा। ठीक है, तो फीमर सबसे थाई की बोन है, सबसे बड़ी बोन है। ठीक, उसके बाद उसके बाद क्या मिलेगा, टिबिया, फिबुला मिलेगा। टार्सल देखो, टार्सल जो को हम लोग एंकल बोन बोलते हैं क्योंकि ये पैर में पाया जाता है, 7 होता है। यहाँ भी यही ध्यान रखना, टार्सल 7 होता है, जबकि उस कार्पेल 8 होता है। मेटाटार्सल 5 होते हैं, फेलेंजेस 14 होते हैं। बट इसके अलावा एक कप शेप की बोन भी पाई जाती है जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं या नी कैप बोलते हैं। तो नी पे एक पटेला पाया जाता है जो 30 पूरा करता है। तो ये देखो तुम्हारे पैर की स्ट्रक्चर है। तो पैर में ये जो सबसे बड़ी बोन जो होती है बॉडी की, वो होती है हमारी फीमर, जो पैर में मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है एक कप शेप की बोन होती है, दैट इज द पटेला। इसको तुम छू सकते हो, मूवमेंट देख सकते हो। टिबिया जो होगा वो अंगूठे साइड में होता है, और फिबुला जो होता है वो कानी उंगली की तरफ होता है। ठीक, यहाँ पे टार्सल होता है, टार्सल एंकल में होता है, और कितना होता है, 7 होता है। मेटाटार्सल 5 होते हैं, फेलेंजेस 14 होते हैं। तो केवल एक देख रहे हो सेम है अपर लिप की तरह, बट 2 डिफरेंस मिला, इसके पास एक पटेला है और टार्सल की संख्या में एक कमी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दैट इज द पेल्विक गर्डल या पेक्टोरल गर्डल।
तो देखो पेल्विक गर्डल अलग है, पेक्टोरल गर्डल अलग है। पेक्टोरल गर्डल जो होता है अपर लिम्ब यानी जो शोल्डर वाला पार्ट होता है वहाँ पे पेक्टोरल गर्डल पाया जाता है, और पेल्विक गर्डल जो होता है वो लोअर लिम्ब में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि दोनों के दोनों जो गर्डल हैं ये दो हाफ में डिवाइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। ठीक है, तो अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल बनता है क्लेविकल और स्कैपुला से, क्लेविकल और स्कैपुला से। यहाँ फिगर में देखो, देखो ये वाली जो बोन है, ये वाली जो बोन होती है इसको नॉर्मली जो लोग दुबले पतले लोग होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। आराम से ऊपर से तुमको टच करोगे आराम से समझ में आ जाएगा। और पीछे की तरफ हाथ लगाओगे ना तुमको एक ट्रायंगुलर बोन समझ में आएगी कि पीछे की तरफ एक ट्रायंगुलर बोन है जिसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैपुला। स्कैपुला और क्लेविकल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में पूछेगा कौन कौन सी बोन होती है, तो दो बोन होती है, एक बोन होती है क्लेविकल और दूसरी बोन होती है दैट इज़ द स्कैपुला। स्कैपुला की अगर बात करें तो स्कैपुला का जो शेप होता है, स्कैपुला का जो शेप होता है ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है ना। कहाँ पाई जाएगी? थोरैक्स के जस्ट पीछे साइड में मिलेगी। लोकेशन ध्यान रखना, लोकेशन ध्यान रखना, T2 to T7 रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, है ना। अब ये देखो इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्पाइन पाया जाता है। स्पाइन का मतलब जो तुम्हारा ये देखो इसमें तुमको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक सेकेंड, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखोगे? तीन चीज़ें में देखो, एक चीज़ तुमको ध्यान रखनी है एक्रोमियान प्रोसेस। क्या ध्यान रखना है? एक्रोमियान प्रोसेस। दूसरा क्या ध्यान रखना है? ग्लेनाइट कैविटी। दूसरा क्या ध्यान रखना है? ग्लेनाइट कैविटी, ग्लेनाइट कैविटी। ठीक, और एक होता है तुम्हारे पास कोरोकाइड प्रोसेस होता है। खैर एनसीईआरटी नहीं दिया है तो क्या ही करोगे, ध्यान रखें। ठीक, एक्रोमियान जो होता है ना, ये जो तुम्हारा मान लो ये ट्रायंगुलर बोन है, इस ट्रायंगुलर बोन पे क्या होता है? ऐसे एक उभार होता है, ऐसे क्या होता है? एक उभार होता है, उसको हम लोग एक्रोमियान बोलते हैं। जब तुम्हें बस फर्स्ट ईयर में ही आओगे तो वहाँ तुमको स्कैपुला देखोगे तो उसमें तुमको एक्रोमियान प्रोसेस एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक, एक्रोमियान प्रोसेस जो होता है उसके जस्ट नीचे एक गड्ढा पाया जाता है, उसको हम लोग ग्लेनाइट कैविटी बोलते हैं। उसके नीचे एक गड्ढा पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेनाइट कैविटी बोलते हैं। ग्लेनाइट कैविटी में क्या होता है कि जो ह्यूमरस का हेड होता है, ह्यूमरस का जो हेड होता है वो ग्लेनाइट कैविटी में फिक्स होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। इसके हेल्प से क्या होता है? ह्यूमरस तुम्हारा मूव कर पाता है। अगर क्लेविकल की बात करें तो क्लेविकल को हम लोग कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं और ये शोल्डर बोन से जुड़ता है। उसके बाद पेल्विक गर्डल की अगर बात करें वो पेक्टोरल गर्डल था। पेल्विक गर्डल पूछेगा किससे मिलकर बनता है, तो बताना दो कोआक्सल बोन से मिलकर बनता है, दो कोआक्सल बोन से मिलकर बनता है। अब एक जो कोआक्सल बोन होती है, एक कोआक्सल बोन जो होती है वो तीन बोन से मिलकर बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तीन बोन से मिलकर बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा ये क्या देख, हाँ जब तुम फर्स्ट ईयर करोगे तुमको ये बहुत खतरनाक बोन लगेगी क्योंकि सच में खतरनाक है यार। इसमें अटैचमेंट और ये सब वो सब मतलब मैं तो, मुझको जब ऑफ़र मिलता था तो मैं तो, मुझको सपने में भी मैं इस बोन को हाथ नहीं लगाता था। कौन इस कोआक्सल बोन को हाथ लगा के मतलब अपनी बेइज्जती करा यार। एक तो इतने सारे अटैचमेंट, इतने सारे रिलेशंस पड़ेंगे ना इसमें कि तो तुमसे आराम से घुमा सकते हैं। मैं ज़्यादातर मैं चुपचाप से स्कैपुला उठा लेता था, स्कैपुला ईजी से बोन रहती थी, स्कैपुला शुरू से पढ़े ही रहते थे, आराम आराम से बता देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, मज़ा आ जाता था। बट इसको हाथ लगाना रिस्की होता था क्योंकि एक कोआक्सल बोन में तीन तीन बोन है। एक एलियम बोन जो होती है वो ऊपर साइड में मिलती है और नीचे साइड में प्यूबिस बोन मिलती है, और इसके अलावा एकदम नीचे साइड में ये देखो ये मिलती है इस्चियम बोन। अब इसमें तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ये देखो इसने मार्क कर रखा है बट देखो एक्चुअल में प्यूबिस यहाँ पे है, इस्चियम यहाँ पे है, ठीक है, एलियम यहाँ पे है। तो तीन बोन से मिलकर बनता है एलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तीनों बोन का नाम ध्यान रखना, एलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कोआक्सल बोन बनाते हैं। अब ये तीनों के तीनों बोन जहाँ पे फ्यूज करते हैं वहाँ पे एक खाली जगह बनती है, वहाँ पे एक खाली जगह मिलती है, उसको बोलते हैं एसिटाबुलम। तो पेक्टोरल गर्डल में जो खाली जगह बनते हैं उसको ग्लेनाइट कैविटी बोले थे, इसमें जो खाली जगह बने उसको हमने एसिटाबुलम बोला। एसिटाबुलम से कौन आर्टिकुलेट करता है, कौन जुड़ता है? तो आंसर है थाई बोन या फीमर, थाई बोन या फीमर। अब ये जो दो कोआक्सल बोन होते हैं ये भी एक दूसरे से मिलती है और दोनों के दोनों मिलके एक जोड़ बनाते हैं जिसको हम लोग प्यूबिक सिंथाइसिस बोलते हैं, जो फाइब्रस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और इसका मेन रोल होता है डिलीवरी जब होती है तो इसमें इसका मेन रोल होता है। कैसे काम करता है आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, जॉइंट का टॉपिक ना इस चैप्टर की जान है। जॉइंट तो तुम्हें आना चाहिए,
ठीक। जॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जॉइंट की वजह से ही हमारे बॉडी में सभी तरह के मूवमेंट हो पाते हैं। अगर जॉइंट ना हो तो मूवमेंट ना हो। ठीक। अब जॉइंट क्या होगा? जॉइंट इज अ पॉइंट, जॉइंट क्या है? वो पॉइंट है जहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे दो बोन्स आपस में कांटेक्ट में आती हैं। तो दो बोन्स के बीच का पॉइंट हो सकता है, बोन और कार्टिलेज के बीच का पॉइंट हो सकता है, दैट इज द जॉइंट। ठीक। अच्छा, इसमें जो जॉइंट्स जो होते हैं, तो क्या बोन डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ती है? नहीं। बोन जब भी बोन से जुड़ेगी तो डायरेक्टली नहीं जुड़ेगी। बोन बोन को जोड़ने का काम होता है लिगामेंट का। बोन और बोन को जोड़ने का काम होता है लिगामेंट का। उसी तरह मसल और मसल्स को जोड़ने का काम, मसल्स और मसल्स को जोड़ने का काम भी होता है लिगामेंट का होता है। मसल्स और मसल्स के जोड़ने का काम जो होता है वो लिगामेंट का होता है। बट मसल्स और बोन को जोड़ने का काम जो होता है वो टेंडन का होता है, ये ध्यान रखना। मसल और बोन को जोड़ने का काम जो होता है वो टेंडन का होता है, टेंडन का होता है, TNDON, टेंडन का होता है, ये ध्यान रखना। अब ये जो मसल्स जो होता है वही फोर्स जनरेट करके जॉइंट के अलग मूवमेंट कराते हैं। ठीक। और जॉइंट जो है एक फलक्रम की तरह एक्ट करता है। द मोबिलिटी ऑफ एट द जॉइंट, ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे, है ना। देखो, इसमें हम लोग ना जॉइंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक फाइब्रस जॉइंट, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। अब जो फाइब्रस जॉइंट होता है ये बहुत कम मूव करता है। फाइब्रस जॉइंट अलाउ ही नहीं करता कोई मूवमेंट, नहीं कहता नहीं मूवमेंट नहीं करना है। अब ये कहाँ मिलेगा? ये तुम्हारे स्कल के बोन में मिलता है, स्कल के बोन में मिलता है ना। स्कल के बोन में क्या मिलता है? सूचर पाया जाता है, सूचर पाया जाता है। तो जो क्रेनियम जो है ना, क्रेनियम में जैसे ऑसिपिटल बोन हुआ, टेम्पोरल बोन हुआ, ये जब दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्रेनियम में सूचर बनाते हैं। और ये सूचर जो होता है ये फाइब्रस टिश्यू का बनता है। किसका बनता है? फाइब्रस का बना होता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बनता है। और इसलिए फाइब्रस जॉइंट होता है, इसमें नो मूवमेंट अलाउ, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं होता। लेकिन जब तुम कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करोगे तो ये इसमें जो बोन्स होंगे ना, इसमें जो बोन्स होगी वो ज्वाइंट करेंगी, बोन्स ज्वाइंट करेंगी किसके थ्रू? कार्टिलेज के थ्रू। तो देखो बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं होता, बट स्लाइटली मूवमेंट होता है, मतलब लिमिटेड मूवमेंट अलाउड है, लिमिटेड मूवमेंट अलाउड है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। और एग्जांपल की बात करें तो वर्टेब्री और वर्टेब्रल कॉलम जो होता है ये किसके थ्रू जुड़ता है? एडजेसेंट वर्टेब्री के बीच, या जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसमें जो वर्टेब्री के बीच में जो जॉइंट होता है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। इसके अलावा जो तुम्हारा स्टर्नम है यानी ब्रेस्ट बोन जो है, जो तुम्हारा स्टर्नम होता है यानी ब्रेस्ट बोन जो होता है, और जो रिब्स होती हैं ये भी एक दूसरे से किस कार्टिलेज से जुड़ती हैं? हाइलिन कार्टिलेज से। किससे जुड़ती हैं? हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। और ये जब हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ती है तो इनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ होता है। बट वर्टेब्री के बीच में जो पाया जाता है इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है? इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है, वो भी स्लाइटली मूवमेंट अलाउड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की, साइनोवियल जॉइंट की, तो साइनोवियल जॉइंट जो होता है उसमें क्या होता है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसको हम लोग साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। और उसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड जो कैविटी है ये कहाँ पाई जाती है? दो बोन के बीच में पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है? काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना, साइनोवियल जॉइंट का पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। तो क्या कहीं और भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है? सेम इसी का जैसा होता है। एक तुम्हारा पेल्विक गर्डल होता है। क्या होता है? पेल्विक गर्डल होता है। और एक तुम्हारी जो बोन वहाँ पे होती है दैट इज़ द फीमर बोन। फीमर बोन और पेल्विक गर्डल के बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जॉइंट मिलता है नी जॉइंट। तो जो घुटने में जो जॉइंट पाया जाता है, घुटने में जो जॉइंट है वो तुम्हारा हिंज जॉइंट है। इसके अलावा जो हिंज जॉइंट तुम्हारा मिलेगा वो जो हाथ में जो ह्यूमरस रेडियस अल्ना से अल्रेज होता है वो भी एक तरह का हिंज जॉइंट ही है। पिवोट जॉइंट डायरेक्ट पूछेगा किसके किसके बीच पाया जाता है? एटलस और एक्सिस के बीच पाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सी एटलस क्या है? दैट इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। और एक्सिस क्या है? सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। इनके बीच पाइवोट जॉइंट पाया जाता है। बाकी किसी भी वर्टिब्रे के बीच में साइनोवियल जॉइंट नहीं मिलता, सबके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट ही मिलता है। ठीक। ग्लैंडिंग जॉइंट किसके किसके बीच होता है? ग्लैंडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पेल्स। कार्पेल्स के बीच भी होता है। और कार्पेल्स के अलावा पैर में कार्पेल्स की जगह क्या है? टॉर्सल है, टॉर्सल है। टॉर्सल्स के बीच में भी होता है। ठीक। सैडल जॉइंट ध्यान रखना किसके बीच होता है? कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब के बीच में पाया जाता है सैडल जॉइंट। ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। तो हमने एनसीईआरटी टोटली कवर कर ली। ये तुम्हारा क्या है? डिसऑर्डर है मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के। डिसऑर्डर का हमने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बट क्या ही वहाँ जाके देखोगे, अभी 5 मिनट तो लगेगा, करा देते हैं। मास्थेनिया ग्रेविस की बात करें तो मास्थेनिया ग्रेविस जो होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मास्थेनिया ग्रेविस क्या है?
मास्थेनिया ग्रेविस क्या है, दैट इज़ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। थोड़ा सा जगह दो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो किसको अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। किसको अफेक्ट करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है कि एंटीबॉडी बनती है और वो जाके देखो न्यूरॉन से क्या आता है, न्यूरॉन से क्या आता है, एसिटाइल कोलिन आता है ना। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, मसल से ज्वाइंट करता है, मसल्स पे रिसेप्टर होते हैं उस पर एसिटाइल कोलिन ज्वाइंट करता है। बट मास्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, एंटीबॉडी बनते हैं और वो इस रिसेप्टर को ख़राब कर देते हैं, इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, जिससे तुम्हारा जो एसिटाइल कोलिन है वो बाइंड नहीं करता और इससे क्या होता है, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो मास्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। मास्थेनिया ग्रेविस ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है या डिजीज़ है। तो ये एक जेनेटिकल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ द, एक सेकेंड क्या है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। टिटेनियम, टिटेनियम में क्या होता है कि देखो मसल्स में कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा। टिटेनियम में बस ध्यान रखना कैल्शियम लेवल लो होगा, वाइल्ड कंट्रैक्शन होगा, रैपिड स्पाजम होगा, रैपिड स्पाजम, वाइल्ड कंट्रैक्शन और ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज कॉल्ड टिटेनी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, जहाँ पे भी आइटिस आएगा, आइटिस का मतलब क्या बताता है, इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके बारे में पीछे बता चुका है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जैसे मान लो जो फीमेल्स का मीनोपॉज हो जाता है उनमें ना एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है ना तो जो बोन्स होती हैं वो बोन्स का मास गिरने लगता है। देखो एस्ट्रोजन जो होता है ना कैल्शियम और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही गिरेगा विटामिन डी का लेवल बॉडी में गिरेगा, कैल्शियम का लेवल गिरेगा। जैसे ही कैल्शियम का लेवल गिर जाएगा तो बोनी मास क्या होगा, कम हो जाएगा, बोन्स में बोन का मास कम होगा। इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट डिजीज दैट इज द गाउट। गाउट से तो बहुत लोग परेशान हैं। गाउट में भी क्या होता है, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से जॉइंट में यूरिक एसिड जाके एक्यूमुलेट होता है। यूरिक एसिड बढ़ा, जॉइंट में जाके एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेशन की वजह से जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होगा, दैट इज द गाउट। तो गाउट में हम लोग क्या करेंगे, यूरिक एसिड का टेस्ट कराएंगे। यूरिक एसिड का लेवल जब ब्लड में बढ़ा होगा तो हमें पता चल जाएगा दैट इज तक कि इसको गाउट हो गया। तो अभी तक आपने ये लेक्चर देखा, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, हाँ हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू सो मच।